ग्लोबल आईटी यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो है हम फिटर थ्योरी का जो हमारे फर्स्ट ईयर की क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी 500 क्वेश्चंस वाली, उसका पार्ट 4 जो है हम सॉल्व करेंगे। ये जो आपको क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं, इनका पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगा? तो इनका जो पीडीएफ है उसके लिए आपको वेबसाइट पर जाना पड़ेगा www.globalit.org। इस वेबसाइट को आप अपने फ़ोन में ओपन कर लीजिएगा। आपके स्क्रीन में कुछ इस टाइप से खुलेगा और राइट साइड देखेंगे आप, कॉर्नर में 3 लाइनें आपको दिखाई देगी। इन लाइनों पे आपको क्लिक करना है। जब क्लिक करेंगे तो कई सारे ऑप्शन होंगे, उसमें एक ऑप्शन आपको हिंदी में दिखाई देगा कोर्स के नाम से। आप कोर्स पे क्लिक कर लेना। जब कोर्स पे क्लिक करोगे तो फिर 2-3 ऑप्शन आपको सामने 4-5 दिखाई देंगे, फिटर थ्योरी, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी और भी कुछ ऑप्शन होंगे। तो आपको किसको चूज करना है? फिटर थ्योरी को। जब फिटर थ्योरी पे आप क्लिक करेंगे तो अंदर जाने पर फिर 2 ऑप्शन दिखाई देगा, फिटर फर्स्ट ईयर और फिटर सेकंड ईयर। आप फर्स्ट ईयर पे क्लिक कर लेना, फिर नीचे स्लाइड करके जाएंगे तो आपको जो है आज का जो पीडीएफ है प्लस इसके पहले वाला जो पीडीएफ है सब आपको इकट्ठा वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है। बाकी जो आप क्वेश्चन देख रहे हो, आपको मैंने बताया जैसा कि पार्ट 4 है। इसके पहले का अगर आप पार्ट देखना चाहते हैं तो आप अपने यूट्यूब में जो है ग्लोबल आईटी खोल लीजिए। आपको होम पेज पे 3 ऑप्शन दिखाई देगा। एक होम लिखा होगा, एक वीडियोज का सेक्शन होता है और उसके बगल में लिखा होता है प्लेलिस्ट। क्या लिखा होता है? प्लेलिस्ट। आपको प्लेलिस्ट पे क्लिक करना है। प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो उसमें आपको कई सारी प्लेलिस्ट दिखेगी। उसमें फिटर फर्स्ट ईयर के नाम से होगा 500 क्वेश्चन फिटर फर्स्ट ईयर। उस प्लेलिस्ट में चले जाना, आपको सारी वीडियोज मिल जाएगी। ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है धातु के उस गुण का नाम बताइए जिसमें वो बिना टूटे तार के रूप में खींचा जा सकता है। वहाँ पे तार में लिखा हुआ कि तार के रूप में खींचा जा सकता है। जो हम धातु को तार के रूप में खींच सकते हैं तो उस मेटल के अंदर, उस धातु के अंदर कौन सी प्रॉपर्टीज होती है जिसकी वजह से हम उसको तार के रूप में खींच पाते हैं? तो वह होता है आपका डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब तन्यता, जिसकी वजह से किसी भी धातु को तार के रूप में खींचा जा सकता है। तन्यता का गुण होता है जिससे उसे हम खींच करके पतले तार के रूप में बदल सकते हैं। तो वह क्या प्रॉपर्टी होती है? डक्टिलिटी होती है। टेनासिटी में क्या होता है? टेनासिटी का मतलब दृढ़ता से मतलब है कि किसी चीज को आप, किसी धातु को आप खींचो और वो टूटे नहीं, उसे खींचो और वो टूटे नहीं, तो वो टेनासिटी होती है। दृढ़ता होती है कि वह दृढ़ता बनाए रखती है जिससे कि वो टूटती नहीं है, तो वो टेनासिटी होती है। तार के रूप में खींचा जा सके तो डक्टिलिटी की वजह से। इलास्टिसिटी क्या होती है? इलास्टिसिटी में हम किसी भी धातु को, उसको हम खींचे तो वह खींच जाए, लेकिन जैसे ही हम फोर्स को हटाए वो वापस अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाए। जैसे रबड़ है, रबड़ को आप खींचते हो तो खींच जाता है, पर जैसे ही आप छोड़ते हो रबड़ फिर वापस अपनी स्थिति में आ जाता है। तो अगर ऐसा प्रॉपर्टीज किसी के अंदर है तो उसको बोला जाता है कि उसके अंदर इलास्टिसिटी का गुण है। इलास्टिक भी बोला जाता है। आपने देखा लोअर वगैरह जो होते हैं, पैंट वगैरह, उनमें इलास्टिक लगा होता है। इलास्टिक का ये फायदा तो होता है कि वो खींच जाता है आपके साइज के अनुसार, फिर वापस अपनी स्थिति पे आ जाता है। तो वही होता है इलास्टिसिटी का गुण। ठीक है। मैलेबिलिटी, मैलेबिलिटी को हिंदी में बोलते हैं आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता मतलब आघात करने पर, आघात मतलब चोट करने पर, वर्धनीय, वर्धनीय मतलब बढ़े। आघात मतलब चोट करना, वर्धनीय मतलब बढ़ना। जब हम चोट करें और वो बढ़ जाए तो वही होता है मैलेबिलिटी का गुण, आघात वर्धनीयता। मतलब किसी भी मेटल को आप पीटो और वो फैले, तो मैलेबिलिटी के प्रॉपर्टीज की वजह से ही हम किसी भी मेटल को चादर के रूप में फैला सकते हैं। कोई भी मेटल चादर के रूप में, आपने देखा होगा मेटल का चादर बना होता है, तो इसी वजह से पॉसिबल होता है क्योंकि उस मेटल के अंदर मैलेबिलिटी का गुण होता है। मैलेबिलिटी का गुण होगा तो उसे आप आसानी से पीट करके चादर के रूप में फैला सकते हो, उसे रोल कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है थिम्बल के एक डिवीजन की स्पिंडल मूवमेंट क्या होगी जब स्पिंडल थ्रेड 0.5 mm पिच का है। देखिए बात कर रहा है स्पिंडल की, थिम्बल की। थिम्बल और स्पिंडल किसमें होते हैं? तो आपको ध्यान होगा थिम्बल स्पिंडल आपका होता है माइक्रोमीटर में। इस टाइप से होता है ना माइक्रोमीटर हमारा, और इसमें होता है हमारा क्या? ये होता है हमारा स्पिंडल। ये होता है हमारा स्पिंडल, और स्पिंडल के साथ यहाँ पे होता है हमारा क्या? थिम्बल। ठीक है। ये स्पिंडल होता है और ये हमारी क्या होती है? थिम्बल होती है। तो वही कह रहा है हमसे कि थिम्बल के एक डिवीजन, आपको मालूम होगा जो थिम्बल होते हैं, थिम्बल में 50 भाग बने होते हैं, ऐसे ऐसे करके। टोटल कितने भाग होते हैं? थिम्बल पर कुल भागों की संख्या, कुल भागों की संख्या
50 होती है। जिन लोगों ने पेड क्लासेस ज्वाइन किया रहा होगा उसमें पूरा डिटेल में बताया गया है कि कैसे जो है हम थिम्बल वगैरह का इसका जो लिस्ट काउंट निकालते हैं, इसमें कितने भागों की संख्या क्या होती है, उन्हें तो बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए, उन्हें खुद से सॉल्व करना चाहिए। थिम्बल पर कुल भागों की संख्या कितनी होती है? 50 होती है। और ये बोल रखा है कि जो स्पिंडल है हमारा, स्पिंडल की जो थ्रेड है 0.5 mm पिच का है। 0.5 mm पिच का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज एक चक्कर जब घूमेगा तो अपने पिच के बराबर दूरी चलता है। नट या बोल्ट में थ्रेड कटा होता वही होता है ना कि जब वह एक चक्कर घूमता है तो अपने पिच के बराबर दूरी चलता है। तो वही चीजें करा कि इस स्पिंडल में जो हमारा थ्रेड कटा हुआ है वह 0.5 mm पिच वाला है। तो इसके कहने का मतलब ये हो गया, ये हमारा क्या है? स्पिंडल है कि स्पिंडल जब हम इस थिम्बल को एक चक्कर घुमाएंगे तो ये स्पिंडल पे कितना दूरी चलेगा? 0.5 mm चलेगा। क्यों? क्योंकि वही उसी पिच का इस पे थ्रेड कटा हुआ है। तो स्पिंडल थिम्बल जब एक चक्कर पूरा करेगा तो स्पिंडल पे 0.5 mm की दूरी चलेगा। तो थिम्बल एक चक्कर पूरा किया मतलब कितना भाग घुमा? तो थिम्बल पर कुल 50 भाग थे ना, मतलब 50 भाग घुमा, ठीक है, 50 भाग घुमा। और हमें चाहिए क्या? इस एक डिवीजन का मान, थिम्बल के एक डिवीजन के स्पिंडल मूवमेंट, मतलब एक डिवीजन एक भाग का मान चाहिए। तो 50 भागों का मान कितना है? 50 भागों का मान है 0.5 mm। कैसे? मैंने बताया अभी आपको कि जब यह थिम्बल एक चक्कर घूमता है तो ये इस पे 0.5 mm की दूरी चलता है। और थिम्बल एक चक्कर घुमा, थिम्बल पे टोटल कितने भाग थे? 50 भाग थे। एक चक्कर घूमने का मतलब है कि थिम्बल 50 भाग घूम गया। जब 50 भाग घुमा तब वो 0.5 mm के बराबर दूरी चला। तो इसका मतलब 50 भाग का मान है 0.5 mm। और हमें चाहिए क्या? थिम्बल के एक डिवीजन का मान। तो एक भाग का मान क्या होगा? एक भाग का मान बराबर हो जाएगा 0.5/50, 50। ठीक है, ऊपर दशमलव है, दशमलव को खत्म करने के लिए क्या करना होगा? एक अंक पे दशमलव है तो एक जीरो लगाएंगे, 2 अंक पे दशमलव होता तो 2 जीरो लगा लेते। 10 का ऊपर गुणा और 10 का नीचे, क्या हो जाएगा? दशमलव खत्म हो जाएगा, 5 बटे नीचे 50 दाम में 500। अब इसे कट कर लीजिए, 5 एकम 500, 1/100 आ गया। ठीक है, और आपको मैंने भाग करना बताया है कि जितना जीरो होता है उतना है ये क्या होता है, यहाँ पे बाएं साइड दशमलव लग जाता है। 2 जीरो है तो 2 अंक पे दशमलव, 1, अब आगे जीरो बढ़ा लीजिए ताकि दशमलव लगाया जा सके, ये हो जाएगा। ठीक है, मतलब 0.01 mm एक भाग का मान आ गया, मूवमेंट का आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, 0.01 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इस वर्नियर कैलिपर की रीडिंग क्या है? देखिए, रीडिंग पढ़ना भी मैंने बताया था और इस पर मैंने वीडियो भी बना रखा है। आप चैनल पे चले जाइए, ग्लोबल ITI, ठीक है, प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में फिटर प्रैक्टिकल के नाम से आपकी प्लेलिस्ट बनी होगी, 7-8 वीडियोज है, उसमें मैंने वर्नियर कैलिपर को दिखाया भी है और उस पर रीडिंग कैसे लेते हैं वो अभी बताया है। तो एक बार वो वीडियो देख लीजिए, आपको बिल्कुल डाउट नहीं होगा, पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाके फिटर प्रैक्टिकल वाले वीडियोज में वर्नियर कैलिपर का मैंने बता रखा है, वहाँ एक बार जरूर चेक करें। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, वहाँ से आप जाके देख लेना। तो देखिए, वर्नियर कैलिपर की हमें रीडिंग निकालनी थी, ये आपको दे रखा था यहाँ पे। तो पहले तो हम निकाल लेते हैं रीडिंग निकालने के लिए जो फार्मूला होता है। रीडिंग के लिए जो फार्मूला होता है क्या होता है? वह होता है हमारा मेन स्केल की माप, मेन स्केल की माप प्लस वर्नियर स्केल का मेन स्केल से मिलने वाले भाग की संख्या। वर्नियर स्केल का मेन स्केल से मिलने वाले भाग की संख्या इनटू लिस्ट काउंट, ये फार्मूला है। इसी पे हम काम करेंगे, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। तो रीडिंग निकालेंगे, मेन स्केल की माप पहले हमें देखनी है। ठीक है, तो ये जो ऊपर दिखा रखा है यह मेन स्केल है, ये जो नीचे है 0 से 50 भाग होते हैं किसमें? वर्नियर स्केल में। तो नीचे वाली जो है वर्नियर स्केल है, ऊपर वाली मेन स्केल है। यहाँ पे देखिए एरो को डार्क कर रखा है, मतलब यह बता रहा है कि जो वर्नियर स्केल का यह 20वां वाला भाग, 20 वाली डार्क है ना, 20 के सीध में एरो बना हुआ है। किसके सीध में एरो बना हुआ है? 20 के सीध में। मतलब जो 20 वाला भाग है यह बिल्कुल मेन स्केल की सीध में मिल रहा है, ये चीज बता रहा था। पहले मेन स्केल पे देखते हैं रीडिंग कितनी है।
तो देखिए जीरो वाला हम भाग देते हैं कि जीरो वाला हिस्सा कहाँ पे है, वही हम रीडिंग लेते हैं मेन स्केल की। तो यहाँ पे देखिए 4 लिखा हुआ है, मतलब 40 रहा होगा। यहाँ पे आएंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 4 मतलब क्या, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर कहिए या 40 mm कहिए, एक ही बात है। तो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है, मतलब यहाँ पे क्या 40 mm कह सकते हैं। फिर यहाँ पे आएंगे तो क्या होगा 45 mm हो जाएगा, और फिर यहाँ पे आएंगे तो 50 mm हो जाएगा। मतलब बड़ी वाली लाइन जो है वो बीच में जो डिवाइड कर रहा है 5-5 mm पे कर रहा है। तो देखिए अभी 40 mm था, तो इसके पहले फिर जैसे हाफ वाली लाइन है यहाँ भी है 1 2 3 4 5 पहले, मतलब यहाँ पे क्या रहा होगा 35 mm रहा होगा। और ये जीरो जो क्या है 35 mm से थोड़ा सा आगे है, यहाँ पे आएंगे तो 36 mm हो जाता, लेकिन ये 35 mm से थोड़ा सा आगे है जीरो वाला ना, तो हमारा मेन स्केल का मान क्या हो जाएगा 35 mm हो जाएगा। 36 ले नहीं सकते, इससे थोड़ा सा आगे है तो मेन स्केल की मान क्या होगा 35 mm होगा। तो इसे नोट करेंगे यहाँ पे, मेन स्केल 35, ठीक है। अब देखते हैं वर्नियर स्केल का मेन स्केल से मिलने वाले भाग की संख्या। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि जो 20 वाला है यह मेन स्केल से बिल्कुल सही मैच कर रहा है, ऊपर भी एरो ये बता रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में, ठीक है। तो कौन सा भाग मिल रहा है वर्नियर स्केल का, वर्नियर स्केल का 20वां भाग मिल रहा है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 20 इंटू लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट कितनी होगी, तो आपको मालूम होगा कि वर्नियर कैलिपर का जो लिस्ट काउंट होता है वो 0.02 mm होता है। कितना होता है 0.02 mm। कैसे, तो मेन स्केल के एक भाग का मान, तो मेन स्केल क्या 1 mm पे है, तो एक भाग का मान 1 mm हो जाएगा बटे वर्नियर स्केल के कुल भागों की संख्या। तो वर्नियर स्केल पे 0 से 50 तक टोटल 50 भाग है, 50 इसका भाग दे देंगे 0.02 mm आ जाएगा, यही लिस्ट काउंट होती है। तब इसमें हम उसका लिस्ट काउंट को गुणा कर लेंगे 0.02। अब यहाँ सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 35 प्लस यहाँ पे क्या होगा 2 0 और 2 दूना 4, 40। कितने अंक पे दशमलव लगेगा 1 2, 2 अंक पे दशमलव था तो 2 अंक पे लगेगा, 0.40 हो जाएगा, ठीक है। 35.40 mm में आएगा, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं आंसर, आंसर डी आपका सही होगा 35.4 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इस वर्नियर बेवेल प्रोटेक्टर की रीडिंग क्या है, देखिए इसका रीडिंग पढ़ना बहुत ही आसान होता है। इसमें हमें बस एक चीज का ध्यान देना होता है कि जो एरो बना रखा है या किस साइड को बना रखा है। इसमें एरो किधर को है, क्लॉकवाइज है। तो जब क्लॉकवाइज मतलब दाहिने साइड को जब एरो बना होता है तो जो हमारी वैल्यू यहाँ सीधे देख करके आएगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। और अगर यही एरो हमारा इधर को बना होता, फिर एरो हमारा किधर को बना होता, इधर को बना होता। अगर एरो इधर को न बना करके एरो इस साइड को बनाता, तब हमारी जो वैल्यू होती वह जो भी मान आता हम उसको फिर 180 में से घटा करके करते हैं। किसमें से घटा के करते, 180 में से घटाते, जो आंसर आता वो हमारा मेन आंसर होता, ठीक है। और जब उधर को एरो बना होता है तब कोई दिक्कत नहीं है। जब उधर एरो बना होता है तो न्यून कोड का मान हम निकालते हैं, ठीक है। जब इधर बना होता है तो अधिक कोड का मान निकाला जाता है। तो जो भी वैल्यू आती है उसे हम 180 में से घटाते हैं, तब हमारा आंसर आता है। तो ये न्यून कोड वाला है, बिल्कुल आसान है। यहाँ देख लीजिए, यह जो हमारा वर्नियर स्केल हो गया, इसमें देख रहे हैं ना 0 है, यहाँ 30 लिखा हुआ है, यहाँ 60 है, मिनट में है। क्या है, मिनट में। 1 डिग्री को 12 भागों में बांटा गया है, तो इसीलिए एक भाग का मान जो होता है 1/12 अंश होता है, या फिर 5 मिनट होता है, एक ही बात है। 1/12 अंश कहिए या 5 मिनट कहिए, लिस्ट काउंट होती है ना हमारे वर्नियर बेल प्रोटेक्टर की। 1/12 अंश या 5 मिनट लिस्ट काउंट होती है। तो यहाँ पे देखिए बहुत आसान है, रीडिंग हमें देखना है। ये 0 देखिए किस चीज में है, तो ये देखिए यहाँ ऊपर दिखा रखा है, ये 40 है, ठीक है। इसके आगे क्या है 41 है, और यह वाली लाइन जो है 42 है। देखिए हमारा 0 जो है 41 से आगे है और 42 से हल्का सा पीछे रह गया। अगर ध्यान से देखेंगे तो यह जो 0 वाली लाइन है 41 से आगे है, 42 से थोड़ा सा पीछे है। तो इसीलिए जो वैल्यू होगी क्या होगी, 42 से पीछे रह गया तो हम 41 ले लेंगे। 41 प्लस 41 डिग्री हो गया ना, यहाँ डिग्री वाला हमने देख लिया, प्लस आगे क्या है, तो अब ये मिनट वाला देखेंगे। मिनट पे कहाँ पे है, तो मिनट पे देखिए एरो हमें यहाँ दिखा रखा कि यहाँ पे हमें मिनट पढ़ना है। यह वाली बिल्कुल इसके सीध में है, इससे यह वाली लाइन बिल्कुल सीध में मैच कर देती है। कौन सी लाइन है, तो देखिए यहाँ पे 30 हो गया, ठीक है, 35 40 45 50, ठीक है। 30 है, ये 35 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा, और यह वाली लाइन
50, मतलब यह 50 वाली की सीट में, फिर इसके आगे 55, इसके आगे 60, क्योंकि 0 से लेकर के यहाँ तक टोटल 60 मिनट होते हैं, एक भाग 5 मिनट का होता है, तो यहाँ पे 30 मिनट दिखा रखा, 30 मिनट, तो इसके आगे वाला 5 जोड़ देंगे 35, 40, 45, 50, मतलब 50वां है, तो यह 45 अंश और 50 मिनट, मिनट को ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर देख लेते हैं 41 डिग्री 50 मिनट, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। बिल्कुल आसानी से देख के पढ़ सकते हैं। अगर यही एरो हमारा मैंने बताया जैसे अगर इस साइड को बना होता लेफ्ट साइड में, तब हमारा जो आंसर आ रहा था 41 डिग्री 50 मिनट, इसको हमें क्या करना पड़ता 180 में से घटाते तब आंसर सही होता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। फिलर गेज का उपयोग क्या है? फिलर गेज मतलब जो कहीं पे फिल हो जाए, कहाँ पे फिल होगा, जो दो पार्ट होते हैं, किन्हीं दो पार्टों के बीच के गैप को चेक करने के लिए फिलर गेज का यूज किया जाता है, ठीक है। दो पार्ट होते हैं, उनके बीच में अगर गैप है तो उसमें फिलर गेज क्या होता है, फिल हो जाता है। फिलर मतलब फिल मतलब भरना। दो पार्टों के बीच के, मान लीजिए दो पार्ट है, इनके बीच में कितना गैप है, इसको चेक करने के लिए हम फिलर गेज को इसमें फिल करते हैं। फिलर गेज इस टाइप से होता है, उसमें क्या होता है, कई सारी ब्लेड होती हैं, कई सारी क्या होती हैं, ब्लेड होती है, और सभी ब्लेड पे इस पर लिखा हुआ कि 0.1 mm मोटा है, 0.2 mm है, 0.3 mm है, तो इस तरह से सभी ब्लेड पे उसकी थिकनेस लिखी होती है। हम ब्लेड को अंदर डालते हैं, जो ब्लेड बिल्कुल सही से फिट हो जाती है उसको निकाल करके उसको पढ़ लेते हैं कि यह ब्लेड कितनी mm मोटी थी, और हमें पता चल जाता है कि दो पार्टों के बीच में गैप कितना है। तो इसका मतलब ऑप्शन डी सही होगा, मिलने वाले भागों के बीच की गैप की जाँच करना फिलर गेज का काम होता है। नेक्स्ट चलते हैं। इस डायल कैलिपर में माप पढ़े। देखिए डायल कैलिपर दे रखा है और हमें इसकी माप पढ़नी है। सेम वही प्रोसेस होगा जो हमने वर्नियर कैलिपर का पढ़ा था, बस यहाँ पे डायल लग गया है तो डायल के हिसाब से पढ़ेंगे। वर्नियर कैलिपर में क्या था, रीडिंग निकालने के लिए हमने पढ़ा था मेन स्केल की माप। यहाँ पे देखिए मेन स्केल की माप क्या, मेन स्केल मतलब यह वाला, देखिए 0 है, यहाँ 1 है, ठीक है। अगर यह 0 है, यह 1 है, 1 का मतलब 10 mm, 1 का मतलब क्या 10 mm, 2 का मतलब 20 mm, और यहाँ बीच में 1 दे रखा है तो इसका मतलब 5 mm होगा। भाई 5 mm पे एक बड़ी वाली लाइन होती है, तो 0, 5 mm, 10 mm, यहाँ पे 15 mm होगा, यहाँ 20 होगा, और फिर यहाँ छोटी वाली लाइन दिख रही है ना, यहाँ छोटी वाली लाइन दिख रही है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे छोटी वाली लाइन दिख रही है। इसका मतलब मेन स्केल पे क्या होगा, 20 और आधा 5, 25 mm होगा। यहाँ पे 5 वाली लाइन दिख रही है, 25 mm प्लस, अब हम एक डायल वाला देखेंगे। डायल पे देखिए लिस्ट काउंट लिखा हुआ 0.05 mm। दरअसल वर्नियर कैलिपर का तो हम जानते हैं 0.02 mm, आपने देखा भी था, वर्नियर स्केल से आसानी से निकाल सकते थे। यह जो होता है हमारा डायल कैलिपर, यह 0.01 mm लिस्ट काउंट वाला भी होता है, 0.05 mm लिस्ट काउंट वाला भी होता है, और 0.02 mm लिस्ट काउंट वाला भी होता है। अलग अलग टाइप के आते हैं। तो यहाँ देखिए इसके डायल पे दिखाया गया है कि 0.05 mm। इसका मतलब यह जो डायल कैलिपर है इसका लिस्ट काउंट कितना यहाँ लिखा हुआ 0.05 mm है, तो हम इसी का यूज करेंगे इसका रीडिंग पढ़ते समय। और फिर उसके बाद देखते हैं कि जो यह सुई है यह डायल के किस चीज में है, तो देखिए यहाँ पे 20 लिखा हुआ है, 20 के आगे इस पे आएंगे तो 21, 22, 23 और यह है 24, और इस वाले पे आते तो 25 हो जाता। लेकिन सुई देख रहे हैं एक पहले ही रह गया है, मतलब किसके सीध में, 24 के सीध में। सुई कौन सा डायल के सीध में है, तो 24 के सीध में, तो 24 लिख लेंगे इंटू लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट कितना इसमें दे रखा है 0.05 mm, 0.05 mm। अब यही सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 25 प्लस इसका पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 चौक को 20 और 2 हासिल आया, 5 दूना 10, 2 12, ठीक है। कितने अंक पे दशमलव है, 2 अंक पे दशमलव है ना इसमें, तो यहाँ भी 2 अंक पे दशमलव लगेगा, 1 अंक 2 अंक, 1.20। अब दोनों जोड़ लीजिए, 25 1 26.20 mm। अब आंसर देख लेते हैं, यहाँ पे ऑप्शन डी है आपका 26.2 mm। तो बिल्कुल आसानी से इस टाइप से आप रीडिंग वगैरह निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक गैंग ड्रिलिंग मशीन में ऑपरेशन किया जाता है, एक गैंग ड्रिलिंग मशीन में क्या ऑपरेशन किया जाता है।
ठीक है। गैंग ड्रिलिंग मशीन क्या होती है पहले मैं ये आपको बता दूं कि गैंग ड्रिलिंग मशीन में क्या होता है कि एक हमारा फाउंडेशन पे कई 2 3 4 मतलब 2 से अधिक ड्रिलिंग मशीन लगी होती है, 1 से अधिक होती है, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, इस तरह से एक ही फाउंडेशन पे 3-4 ड्रिलिंग मशीन मतलब गैंग में आ गए। जैसे आप अकेले घूम रहे होते हैं तो नॉर्मल आदमी कोई नहीं बोलेगा ना कि तो अकेले जा रहे हैं, पर अगर 4-5 लोग होते हैं तो कहते हैं कि ये गैंग में घूम रहे हैं। तो वही चीज़ ड्रिलिंग मशीन में भी होती है। फाउंडेशन पे एक मशीन लगी है तो नॉर्मल ड्रिलिंग मशीन है, और अगर एक लंबा फाउंडेशन है उस पर 3-4 ड्रिलिंग मशीन एक साथ लगा दिया जाए तो वह गैंग ड्रिलिंग मशीन होती है। ड्रिलिंग मशीन का क्या गैंग बन जाता है। तो यह कब यूज करते हैं? यह तब यूज करते हैं जब हमें जैसे मान लीजिए आपको टाइपिंग करना है। क्या करना है? टाइपिंग। टाइपिंग क्या चीज़ होती है? किसी भी चीज़ में इंटरनल थ्रेड काटना। क्या काटना? इंटरनल थ्रेड, आंतरिक चूड़ी। जब आंतरिक चूड़ी काटना होता है उसी को टाइपिंग बोला जाता है। तो टाइपिंग करने के लिए मान लीजिए हमारे पास वर्कपीस है, इसमें होल करके इसमें थ्रेड काटना है। तो मान लीजिए आपको जो वर्कपीस मिलेगा तो सबसे पहले क्या करोगे आप? इसमें होल करोगे। होल किसके द्वारा होगा? ड्रिल के द्वारा होगा। ड्रिल बिट से हम होल करेंगे। जब होल हो जाएगा अब इस होल को पहले फिनिश किया जाएगा। फिनिश करने के लिए रीमर जरूरत पड़ता है। किसका? रीमर की जरूरत पड़ता है। तो रीमिंग प्रोसेस किया जाता है। रीमर के बाद आप क्या करोगे? अब जब यह होल फिनिश हो जाएगा रीमर के द्वारा, इसकी फिनिशिंग हो जाएगी, तब हम इसमें थ्रेड काटेंगे। तब हम यूज करते हैं टैप। तो इसका मतलब अगर हम एक ही मशीन पे प्रोसेस करना चाहें तो एक बार आप ड्रिल बिट लगाओगे, फिर उसे खोल करके उसके चक से निकालोगे, फिर रीमर लगाओगे, फिर खोल करके निकालोगे, फिर टैप लगाओगे। इस तरह आपका काफ़ी समय नुकसान होगा। तो ऐसे में क्या करते हैं कि हम गैंग ड्रिलिंग मशीन यूज करते हैं। इसमें एक में ड्रिल बिट लगा देंगे, दूसरे वाले में रीमर लगा देंगे, तीसरे में टैप लगा देंगे। अब वर्कपीस को एक बार यहाँ रखेंगे, ड्रिल कर दिया, इसके बगल में रख के रिमिंग कर दिया, इसके बगल में रख के टैपिंग कर दिया, तो कम समय में हमारा समय बचेगा। तो इसका मतलब जो ऑप्शन डी यहाँ पे दे रखा है ड्रिलिंग का क्रमिक संचालन। हमें ड्रिलिंग का कोई क्रमिक संचालन, कोई क्रमिक प्रोसेस करना हो तब हमें यूज करते हैं गैंग ड्रिलिंग का। तो यहाँ पे देखिए क्रम से हमें क्रमिक संचालन करना था ना, पहले ड्रिल करना था, फिर रिमिंग करना था, फिर टाइपिंग करना था। तो जब इस तरह से क्रमिक प्रोसेस होते हैं एक क्रम में, तब हम गैंग ड्रिलिंग मशीन का यूज करते हैं। अगला है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में स्टॉक का एक अभिन्न हिस्सा कौन सा है? कि जो स्टॉक के साथ लगा होगा। आपने देखा होगा जो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर होता है उसमें स्टॉक होता है, इस टाइप से स्टॉक बना होता है, और इसी के साथ हमारा ऐसे गोलाई में डायल होता है, और एक अलग से ब्लेड होती है जिसको हम किधर भी इसको जिस हिसाब से हमें माप लेनी होती है फिक्स करते हैं। तो किसके साथ? ये जो स्टॉक हो गया, स्टॉक के साथ मेन क्या लगा होता है? ये डायल लगा होता है, मेन लगा होता है डायल। अब इस डायल के ऊपर ही हमारे डिस्क होगा, मेन स्केल होगा, या डायल के ऊपर होगा। तो हम देख रहे हैं स्टॉक के साथ हमारा मेन भाग क्या जुड़ा हुआ है? डायल जुड़ा हुआ है, जो स्टॉक के साथ ही रहता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के साथ स्टॉक के साथ मेन क्या होता है? डायल लगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फाइल के एक्स के रूप में चिन्हित भाग को नाम दे। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया था, सभी पार्ट्स के नाम भी बताया था कि इस वाले पार्ट को टिप या पॉइंट कहते हैं, इसको एज बोला जाता है, यहाँ पे यह वाला जो हिस्सा है इसको फेस बोलते हैं, यह जो हिस्सा है इसको हिल बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो है उसको टैंक बोलते हैं, साइड वाला जो हिस्सा है यह शोल्डर है, और इसको हैंडल बोलते हैं, और जो यक्स वाला आगे वाला पूछ रखा है यह होता है फेरुल। क्या होता है? फेरुल होता है, जो इसको इसने पूछ रखा है। यह क्यों लगा होता है? ताकि हैंडल, यह छल्ला होता है लोहे का, इसलिए लगाया जाता है ताकि हैंडल में क्या हो, दरार ना आए, हैंडल फटे ना। जैसे यहाँ पे जब इस टैंक को हैंडल में घुसाया जाएगा तो वहाँ फटने का डर रहता है, तो इसलिए यहाँ पे फेरुल लगाया जाता है। एक लोहे का छल्ला होता है जिससे कि वह हैंडल को फटने से बचाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, फेरुल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला है जॉब को फिनिश्ड साइज के करीब लाने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है? कौन सी ऐसी फाइल है कि जॉब को हम फिनिश करना चाहते हैं, बिल्कुल कंप्लीट करना चाहते हैं, तो उस फाइल का यूज करते हैं लास्ट में। तो जॉब को फिनिश करते समय बिल्कुल लास्ट में हम सेकेंड कट फाइल का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? सेकेंड कट फाइल, जो ऑप्शन सी है हमारा, सेकेंड कट फाइल। इसकी मदद से जो है लास्ट में हम जॉब को यूज करते हैं बिल्कुल फिनिश साइज तक ले आने के लिए। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और बाकी आगे के जो क्वेश्चन हो नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। थैंक यू।